गणेशाय नमः। अथ मङ्गलाचरणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्राध्यापक, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो अनिवार्य प्रथम पद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। शीर्षक विषय, आज का विषय है टिप्पणी। बाण टिप्पणी में बाणभट्ट परिचय। पूर्व व्याख्यान में मैंने टिप्पणी के रूप में श्रीहर्ष परिचय के बारे में जानकारी दिए थे। आज का व्याख्यान है महाकवि बाणभट्ट परिचय यानी टिप्पणी। टिप्पणी संस्कृत वाङ्मय का इतिहास में प्रश्न संख्या 2 खंड ख में 20 अंक का 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। आज मैंने बाणभट्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका परिचय क्या है, उनका वंश क्या है, उन्होंने क्या ख्यारिका के बारे में कितने पुस्तक लिखे हुए हैं, इस सब की जानकारी मैं आज देने जा रहा हूँ। बाणभट्ट भगवती शारदा के पुत्र थे। बाणभट्ट भगवती शारदा के पुत्र थे। उनके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की अनुकंपा से विद्यमान थी। कवि समाज में उनका जितना आदर या उतना ही सम्मान उन्हें राज दरबार में भी प्राप्त था। बाणभट्ट के वंश का परिचय जानिए। महर्षि च्यवन के 2 पुत्र थे। महर्षि च्यवन के 2 पुत्र थे। दधीची बड़े थे। सरस्वती में गर्भ से दधीची के 2 पुत्र पैदा हुए, जिनके होते ही माता ने दधीची को सौंपकर ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्ति पाली। दधीची ने वह पुत्र भार्या की स्त्री अक्षमाला को सौंपकर तपस्या करने चली गई। अक्षमाला को भी पुत्र पैदा हुआ, अतः दोनों का लालन पालन एक साथ हुआ। दधीची के पुत्र का नाम सारस्वत तथा अक्षमाला के पुत्र का नाम वत्स रखा गया। अक्षमाला का पुत्र का नाम वत्स रखा गया, जिसके बाणभट्ट के वंश से उत्पत्ति हुई। वंश वृक्ष का संक्षिप्त
मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ। बक्स के पुत्र कुबेर, कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत। अब इन चारों पुत्रों में पाशुपत के 11 पुत्र हुए। 11 पुत्रों में 8वां पुत्र चित्रभानु हुए। ये 11 पुत्र कौन हुए? भृगु, हंस, सूचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातभेदा, चित्रभानु, अक्षय, अहिदत्त, विश्वरूप। अब ये 11 पुत्र में से 8वां पुत्र चित्रभानु हुए और इस चित्रभानु का एक पुत्र वानभट्ट हुए। चित्रभानु का एक पुत्र वानभट्ट हुए और वानभट्ट के एक पुत्र हुए भूषण भट्ट। इस तरह का ये वंश परिचय संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी दी है। महाकवि बाण संस्कृत गद्य साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं। पद कवि कालिदास के पदों की सरलता, मार्ग प्रणवता एवं कामनीयता यदि हमें कहीं दृष्टिगत होती है तो वह केवल वानभट्ट का गद्य साहित्य ही है। बाण का, भट्ट का गद्य ही पदात्मक है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि गद्य कवि का पद का अधिकार नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण चंदी शतक है। यदि यह सत्य है कि गद्य काव्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकार पद काव्य के कलाकार के रूप में उच्च स्थान पाने के अधिकारी नहीं है, तथापि उनके पदों में भी अपना सौंदर्य है। महाकवि बाण भट्ट का जन्म प्रसिद्ध वात्सायन में हुआ था। वत्स के पुत्र वात्सायन में हुआ था। उनके पिता चित्रभानु तथा माता राजदेवी थी, जो सोन नद का बिहार प्रांत के पश्चिम भाग में आधुनिक शाहबाद जिला प्रतिकूट नामक स्थान पर रहते थे। दुर्भाग्यवश शैशव काल में ही बालक की माता का देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया और पिता के कंधों पर बालक का बोझ आ पड़ा। पिता भी इस बोझ को सहन करने में असमर्थ थे। अतः 14 वर्ष की अवस्था में ही असहाय बालक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। विधि का विधान कुछ और ही होता है। अतः बाण भट्ट अनमयक्ष में अपना समय यापन करने लगा था। स्वतंत्र प्रकृति के ही जाने के कारण अपना समय मित्रों के साथ घूम घूम कर व्यतीत करने लगे। अकस्मात एक दिन बाण को राजा हर्ष के चचेरे के भाई कृष्ण का पत्र मिला, जिससे स्पष्ट शब्दों में उल्लेख था कि तुम शीघ्र ही राजा से मिलो और मिलकर अपनी वास्तविक राजा की सन्मुख प्रकट करो, क्योंकि दुष्टों ने तुम्हारे प्रति राजा के क्रम में बुरे विचार पैदा कर दिए हैं। पत्र पाते ही
बाणभट्ट राजा हर्ष की राजसभा में उपस्थित हुए। अपना परिचय दिया। उपवास की दृष्टि में राजा ने कहा, महानयम विकटः। राजा ने उपहास के रूप में उनको बोले, महानयम विकटः। शिष्टापूर्ण उत्तर सुनकर हर्ष को स्वयं पर क्रोध आया और शांत भाव से यह शब्द निकले, मैंने ऐसा ही सुना था। कहते हैं राजा हर्ष ने उन्हें वश्यवाणी चक्रवर्ती नामक उपाधि से विभूषित किया था। इन पद्धति के आधार पर बाण के 2 पुत्र थे। भूषण भट्ट का नाम उनके पुत्र के रूप में लिया जाता है। महाकवि बाण के स्थिति काल का निरूपण करना साहित्यकारों के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि राजा हर्षवर्धन के समकालीन होने के कारण उनका समय ऐतिहासिक के विवाद का विषय नहीं है। ये राजा हर्षवर्धन की सभा के राज पंडित थे। हर्ष का आख्यायिका 606 ईस्वी में तथा स्वर्गवास 648 ईस्वी में हुआ था। अतः बाण की स्थितिवाद 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। प्रमुख 3 कृतियां उपलब्ध है। हर्षचलित नामक आख्यायिका, दूसरा है कादम्बरी नामक कथा और तीसरा है चंडी शतक। कुछ विद्वानों पार्वती परिणय नामक नाटक को ही बाण की रचना मानते हैं, परंतु वह 11वीं शताब्दी के बाण की रचना है, न कि महाकवि बाणभट्ट की। मुकुटटाडिस को भी बाण की नाटक माना गया है, और वह ग्रंथ अनुपलब्ध है। इन ग्रंथों में अतिरिक्त पद्ममय कादम्बनी, सर्वचरित्र, शारदा चंद्रिका आदि भी बाण के नाम से उद्धृत किए जाते हैं, और पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में उनके विषय में कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता है। महाकवि बाण उच्च कोटि के संस्कृत पद लेखक है। बाण की काव्य प्रतिभा के द्वारा ही संस्कृत गद्य साहित्य का विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। बाण की गद्य शैली की काव्य प्रथा एकाकी ही अपना प्रकाश संस्कृत साहित्य काश में बिखेर कर उन्हें दे दिए किए हैं। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, बाण की काव्य शैली पांचाली है, जिसमें अर्थ के अनुरूप गुणफल रखता है। बाण के अपनी काव्य प्रतिभा से बृहत कथा की नीरसता एवं निष्प्राण कथा की सरस एवं सजीव रूप में कादम्बरी के रूप में विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। कादम्बरी जैसा उत्कृष्ट उपन्यास हमें संस्कृत साहित्य में क्या विश्व में कोई ऐसा साहित्य न होगा जहाँ मिले हैं। बाण साहित्य में स्थान स्थान पर संजीवता लाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, दीपक, उपेक्षा, परिसंख्या तथा विरोधाभास आदि है। लंबे लंबे सामासिक वाक्य कवि की निजी विशेषता है।
प्रकृति वर्णन बाण से अछूता नहीं है। वन, पर्वत, लता, पुष्प, विटप, वनस्पति, पशु, पक्षी, ऋषि एवं ऋषि का तपोवन स्मरणीय स्वर में विचारने करते हुए हंस, प्रीति, चिताकर्षक सरोज का भ्रमण करते हुए भ्रमण मृग, युगल, प्रातः संध्या की रंग बिरंगी झांकियाँ आदि बाण के काव्यों में यथास्थान संयोज कर रखी गई है। ये प्रकृति का उभयपेक्षीय चित्रण में एक समान निपुण है। इस व्यंजना की बाण ने कुशलतापूर्वक किया है। यत्र तत्र संभते रस मिलम जाते हैं। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार रस है तथा हर्षचलित में वीर रस की अंगी है। गद्य काव्य कवियों की कसौटी है और इन कसौटी पर महाकवि बाण खरे उतरे। इससे सिद्ध होता है कि बाण ही एक ऐसे गद्य कवि हैं जिनके आदित्य का ज्वलंत विक्रम पसर कर संस्कृत गद्य साहित्य उद्दीपित कर रहा है। बाण की शैली उस सघन वन की तरह है जहाँ पद पद पर अप्रचलित क्लिष्ट शब्द, क्लिष्ट पद योजना तथा समासांत पदों एवं लंबे वाक्यों के भी जंतु आकर डरावने की चेष्टा करते हैं। परंतु पाश्चात्य आलोचकों को शायद एवं बिल्कुल नहीं ज्ञात है कि बाण ने अपने गद्य में कोई बालकों को पढ़ने योग्य कहानी नहीं लिखी है, अपितु उन्होंने गद्य काव्य की रचना की है। जिस शब्दों में योजना, चमत्कार पूर्ण वर्णन शैली, अलंकार एवं रसों की प्रचुरता एवं सामायिक पदों की वाक्यों की विविधता कल्पना के सब गद्य काव्य के स्वरूप निर्माण का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। महाकवि दंडी के अनुसार ओज गुण प्रधानता और समास बाहुल्य गद्य काव्य का प्राण है। इस प्रकार गद्य काव्य के प्राण को ही अज्ञानता बस जंगल कहना तो मात्र अपनी अज्ञानता प्रकट करना और कुछ नहीं है। बाण गद्य काव्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा अमर कवियों में अपना अद्वितीय स्थान बना लिया है। तो सुबंधु ने जिस कृत्रिम गद्य शैली को प्रभावित किया है उनका प्रौढ़ व खिन्न रूप हमें बाण की गद्य शैली में उपलब्ध होता है। बाण की कुछ ऐसी अपनी विशेषताएं हैं जो कि सुबंधु का अनुमान करते हुए भी उन्हें बलिदान, माघ एवं भवभूति के साथ, कालिदास एवं भवभूति के साथ रख देती है। तथापि माघ और भवभूति की भांति अनुप्रास युक्त समासांत पदावली का जितना उत्तम ढंग से निर्वाह बाण ने किया है उतना कोई अन्य गद्यकार नहीं कर पाता। माघ एवं भवभूति की भांति बाण में त्रिपेक्षण शक्ति है।
महाकवि बाण के व्यक्तित्व में हमें संस्कृत गद्य साहित्य का पाक प्राप्त होता है। इसके उत्तराधिकारियों ने इनकी प्रतिभा का दर्शन नहीं होते हैं। कादम्बरी महाकवि बाण की ही नहीं अपितु संस्कृत गद्य साहित्य की एक अमर कीर्ति है। इसमें बाण के साहित्य का चरमोत्कर्ष मिलता है तथा कादम्बरी उपन्यास जगत की सर्वोत्कृष्ट होते हैं। कादम्बरी का अवलोकन करने के पश्चात सहज यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या बाण के मस्तिष्क की ही यह उपज है जिसकी प्रेरणा किसी अन्य ग्रंथ में नहीं पाया। सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कादम्बरी का मूल स्रोत गुण आरूढ़ की बृहत कथा होनी चाहिए, क्योंकि कादम्बरी में एवं बृहत कथा का रूपांतर कथा सागर में कथाएं काफ़ी कुछ स्थान है। बाण ने बृहत कथा की नीरस एवं निष्प्राण कथा को सजीव एवं सरल कथा के रूप में परिणत कर कादम्बरी का परिणाम है। बृहत कथा एवं कादम्बरी में पात्रों का चयन भी लगभग एक समान है, केवल उनके नाम मात्र में अंतर है। इसके अतिरिक्त बृहत कथा के अनेक अंग बदलकर वहाँ नए प्रसंग देकर सर्वथा शक्ति रूप देकर अधिक सजीव स्वाभाविक एवं कलात्मक बना दिया है। कादम्बरी संस्कृत का सबसे श्रेष्ठ गद्य काव्य है तथा इसमें बाण की कलात्मक शैली का परिचय पर्याप्त होता है। यह काव्य पूर्वाध एवं उत्तराध नामक दो खंडों में विभक्त है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वाध ही बाण की अपनी कृति है, जो कि ग्रंथ का लगभग 2/3 भाग है। उत्तराध में रचना काल की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके भूषण पुत्र भट्ट ने कादम्बरी की कथा का अवलोकन करते हुए बस कादम्बरी का सामने रखती है। किसी कवि ने शब्दों में कहा है कि कादम्बरी सज्ञान महारो अपि न रोचते। कादम्बरी का कथा संक्षिप्त रूप है। बाण भट्ट के पास पैतृक संपत्ति बहुत थी। लड़कपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। किसी वयस्क अभिभावक ने के न रहने के कारण कुसंगत में लग गए। इसी कुसंगत के फलस्वरूप उन्होंने देष्टाटन निकल गया। इस प्रयत्न से उन्होंने खूब लोक चातुर्य प्राप्त की। एक दिन हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण ने एक दूत ने आकर बाण को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, राजा तुमसे नाराज है, अतएव शीघ्र जाओ। बाण हर्ष के पास गए। पहले तो राजा ने उनकी अवहेलना की, परंतु पीछे उनकी विद्वता का प्रसन्न होकर बाण को आश्रय प्रदान दिया। अनंतर हर्षवर्धन की विद्युत सभा के प्रमुख पंडित पद का विराजमान प्राप्त हुए। श्री हर्ष का समय ईस्वी की
सप्तम शताब्दी का पूर्वाध है और इसी बाण की भाषा का समय है। बाणभट्ट के ग्रंथ विद्वान समाज में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था, लोकप्रिय है। चंदी शतक में भगवती दुर्गा की स्तुति 115 पदों में बड़ी खोज सुनी भाषा में की गई है। पार्वती परिणय शिव पार्वती के विवाह की पवित्र कथा तथा वर्णन वाला नाटक है, जिस पर कुमार संभव छाया आध्यात्मिक मात्रा में पड़ी हुई है। जिस कुमार संभव की छाया अत्यधिक भाषा में है। मुक्ता तांडिव को नल चंपू के टीकाकार जैसे विद्वान चंद्रपाल तथा गुण विजय मणि बाण की रचना बतलाते हैं। हस्तचलित 8 उच्छ्वासों में निबद्ध है। प्रारंभ में 2 उच्छ्वास में बाणभट्ट अपने विस्तृत परिचय दिए हैं। गद्य लिखने में यह बाण का प्रथम प्रयास मालूम पड़ता है कि भाषा उनकी उतनी भेजी हुई नहीं है जितनी की कादम्बरी की। यह ऐतिहासिक विषय का पर गद्य लिखने का प्रथम प्रयास है। काव्य की दृष्टि से इनमें अनेक विशेषताएं हैं। बाण की अलौकिक वर्णन शक्ति का परिचय हमें यही है। हर्ष के जन्म काल का वर्णन आनंद तथा उल्लास से भरा हुआ है। प्रभाकर बंधन के अंतिम क्षणों का दृश्य करुणा विषाद से परिपूर्ण है। कादम्बरी बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके 2 खंड है, पूर्वाध तथा उत्तराध। पूर्वाध पूरे ग्रंथ का 2/3 भाग है और यह बाण की रचना है। भाषा और भाव, शब्द और अर्थ दोनों का उचित सम्मिलित इस गद्य काव्य में लक्षित होता है। वर्णों की सुंदरता की बात क्या पूछी जाए। इन्हीं कहीं विंध्याचल की निकट तभी वह साहस प्रेमी सबर सैन्य का रोमांचकारी संभव है। अब चलते हैं बाणभट्ट का काव्य शैली पर नजर डालते हैं। प्राचीन काल में समालोचकों की दृष्टि बाणभट्ट की मधुर कविता पर पड़ी थी। गोवर्धनाचार्य बाणभट्ट को वाणी का साक्षात अवतार मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार अधिक प्रारूपता प्राप्त करने के लिए श्रीखंडी बन गई थी, उसी प्रकार पुष्प रूप में अतिशय चमत्कार पाने की इच्छा से वाणी सरस्वती के बाण का रूप धारण किया था। इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जाता श्रीखंडिनी प्रागः यथा श्रीखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भ्यं मदिकं मास्तु वाणी बानु बभूवेति। बाणभट्ट की काव्य शैली की प्रांचाली रीत कहना चाहिए। प्रांचाली में अर्थ के अनुकूल ही शब्दों का गुंफन होता है, जैसे सरस वर्ण अर्थ तत्समास ही सुकुमार वर्ण विन्यास
बाण की कविता में ललित पद विन्यास है, रचना शैली सुंदर है तथा नए नए अर्थों का मनोहर विशेष होता है। आज का विद्वान भट्ट का परिचय टिप्पणी के रूप में मैंने दी। इति समाप्तम संपूर्णम।